ऐसा लग रहा है जैसे बाबा रामदेव आज ड्रेस चेंज करके आ गए। मैं अब सत्ता में आ गया हूं, इसलिए नियमानुसार आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। क्योंकि अभी वर्तमान में इस सत्ता में मैं हूं। वाह। मैं तो माइक का भैया बोल रहे थे कि बोले माइक ऊंचे करने आ जाओ, भाई साहब बोल रहे थे। मैं तो सवेरे उठकर भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ना कार मिले ना बाइक मिले, पर हर कार्यक्रम में मेरी बराबरी का माइक मिले। वाह वाह। जो शादीशुदा है उनको राम राम, जो कुंवारे हैं उनको जय हनुमान। किधर फंसे हुए हैं? अब जिनकी प्रेम कथा मध्य में किसी कारण से अटकी हुई है उनको जय श्री कृष्ण। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, बस करते रहे प्रयत्न। किंतु ध्यान रहे, प्रयत्न इतना भी ना बढ़ जाए कि प्रयत्न करने के चक्कर में जूते पड़ जाए। पीछे जो मित्र बंधुगण हमारे खड़े हैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि कुर्सियां खाली है। वैसे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे हिमालय पर्वत पर जड़ी बूटी लटक रही है। आगे बैठ जाइए। तो यह स्थिति होती है साहब हमारे मध्य में। अब मैं आपके मध्य हास्य से अपनी बात आरंभ करूंगा और हरि तक पहुंचाऊंगा। तो मेरी लंबाई के बड़े फजीते हैं साहब। मैं दरवाजों में अक्सर अपना सर फोड़ लेता हूं और फायदा भी है। फायदा यह है कि मैं बिना स्टूल के भी छत पंखा साफ कर लेता हूं। फायदे भी है लंबाई के। हाँ। मेरी लंबाई के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। एक लड़की बोली मुझे देखकर कि आप बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे लगते हो। लंबाई में बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे लगते हो। मैंने कहा आप भी जया बच्चन जैसी लगती हो। लड़की बोले हाँ बिल्कुल मैं जया बच्चन जैसी लगती हूं, पर मेरे पिताजी अमरीश पुरी जैसे हैं और भाई सनी देओल जैसा है। वाह। मैं कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। मैं तुरंत उस स्थिति को भाप गया और अपने उद्बोधन में परिवर्तन किया। बहन जी आप मिठाई और हम डायबिटीज की बीमारी है, आपसे दूर भले, क्योंकि आपकी महिमा भारी है। आपकी महिमा भारी है। भाई साहब मैं अपनी बारात में घोड़ी लेके नहीं गया। हाँ जरूरत ही नहीं। तो मेरा साला आ गया, बोले जीजा जी घोड़ी लेके नहीं आए। तो मैं कवि ठहरा दो पंक्ति सुनाई कि विज्ञापन वो करे जिसका माल नहीं बिके और घोड़ी पर वो चढ़े जो जनता को नहीं दिखे। हाँ ये 6.5 फीट का ढांचा सिंहस्थ में भी ढूंढ लो मुझे, तो अपने को आवश्यकता नहीं है। रेडीमेड की दुकान से एक मैं ट्राउजर पेंट ले गया, घर जाकर साबुन से धोया तो पेंट छोटा पड़ गया। मेरी बात का बस यकीन करते जाओ, क्योंकि सत्ता में मैं हूं। तो पेंट छोटा पड़ गया। तो भाई साहब मैं दुकानदार के पास गया कि भाई साहब आपके यहाँ से जो पेंट ले गया था मैं, उसको साबुन से जब धोया तो छोटा पड़ गया। तो बोले साबुन से धोने के बाद छोटा पड़ गया? मैंने कहा हाँ। बोले उसी साबुन से अपने आप को धो लो, हो सकता है आप छोटे पड़ जाओ। तो ये स्थिति होती है मेरे साथ में भाई साहब। एक लड़की ने भी मुझे फोन लगाया, रॉन्ग नंबर आया। लड़की बोली मैं बिजली बोल रही हूं, आप कौन बोल रहे हो? तो मैंने उत्तर दिया मैं दुनिया का सबसे बड़ा अचंबा बोल रहा हूं। तू अगर बिजली बोल रही है तो मैं बिजली का खंबा बोल रहा हूं। तब मैं तन और मन के अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं कि तन और मन में क्या अंतर है। आदरणीय गुरुदेव स्वागत हूं कि तन का क्या बड़ा होना। वाकई शुभम भाई के कार्यक्रम में आने के बाद में मुझे ऐसा अभिभूत हुआ कि सबके अंदर जितने भी बैठे इनके अंदर राम विराजित है। तब तो ये सब में राम के इस भव्य आयोजन में आए हैं। एक बार शुभम भाई की इस पुस्तक और इनके सम्मान के लिए, अपने आप के सम्मान के लिए, इस भव्य आयोजन के लिए ताली हो जाए। मैं अपने आप के लिए ताली नहीं चाहता हूं,
कि तन का क्या बड़ा होना। अरे तन का बड़ा तो कुंभकर्ण था, तन का बड़ा तो कुंभकर्ण था जो शक्ति के पर्याय श्री राम से लड़ा था। अरे मन की बड़ी वो कुब्जा थी जिसका चंदन लगवाने के लिए स्वयं त्रिलोकी नाथ आगे बढ़ा था। मन की बड़ी वो कुब्जा थी, तो तन का क्या बड़ा होना साहब। शुभम भाई बहुत बढ़िया आदमी है, मैं इनके घर गया तो इन्होंने कहा कि बोलो नागेंद्र भाई चाय लोगों के कॉपी लोगे। तो मैंने कहा यार चाय की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है जब से चाय वाला आया है, चाय चलेगी। तो बोले यार चाय आप स्टील के कप में लोगे कि कांच के कप में लोगे। और मैंने कहा यार इसमें भी दो विकल्प। तो बोले हाँ यार। मैंने कहा यार कांच के कप में ले आओ, अपने को चाय पीनी थी। बोले कांच के कप में वो फूलों की डिजाइन वाला या लाइनिंग वाला। चलो वाह। अरे यार मैंने कहा यार चाय पिलानी तो पिला दादा यार। बोले नहीं आप तो इसमें से चयन करो फूलों की डिजाइन वाला या लाइनिंग वाला। अब अपने को चाय पीनी थी, मैंने कहा फूलों की डिजाइन वाला। बोले फूलों की डिजाइन में वो गुलाब के फूल की डिजाइन वाला या केवड़े के फूल की डिजाइन वाला। मैंने कहा तेरे हाथ जोड़ू दादा यार, चाय पिलानी है तो पिला दे, किसी में भी पिला दे यार, मालवा के अपन तो परात में पी लेंगे। बोले नहीं यार आप इसमें से चयन करो। मैंने कहा यार गुलाब के फूल की डिजाइन वाले में ले आओ। इन्होंने रसोई घर की तरफ आवाज लगाई, बोले मम्मी वो गुलाब के फूल की डिजाइन वाला कांच का कप है क्या। उधर से उत्तर आया बेटा वो तो नहीं है। बोले नागेंद्र भाई माफ करना मैं आपको चाय नहीं पिला सकता, ऐसी महिमा है इनकी भाई की। क्योंकि सांवेर में रहते हैं, सांवेर का बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंस में रहता है साहब। एक बच्चा गाना गा रहा था, मैं उधर से आ रहा था कि जल्दी जल्दी से मेरी जिंदगी में आना। मैंने कहा रे कुमार सानू ने तो धीरे धीरे की। बोले नागेंद्र भाई जमाना 4G 5G तक पहुंच गया, धीरे धीरे आने में टाइम लगता है। क्योंकि सांवेर का बच्चा था साहब। तो आपको क्या बताऊं मैं, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, उनके क्लिनिक पर मैं एक कार्यक्रम के दौरान गया तो डॉक्टर साहब के पास में एक मरीज बैठा, उसका इलाज हो गया, वो एक्सीडेंट से आया हुआ था, ठीक भी हो गया, फिर भी रोए वो। मैं कहा यार अब क्यों रो रहा है, तेरा इलाज हो गया। बोले मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उस पे लिखा था कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। तो ये स्थिति हो जाती है साहब। एक डॉक्टर जो आज आए नहीं, डॉक्टर ओम बैरागी जी, जिनसे मिल के आया मैं हॉस्पिटल में, तो उनकी क्या घटना मैं बताऊं। उनके क्लिनिक पर था तो एक वो हड्डी रोग विशेषज्ञ, किसी की हड्डी टूट गई, अब वो हड्डी जोड़ने लगे तो जुड़े नहीं। बोले यार हड्डी किसी दूसरे की जोड़नी पड़ेगी, क्या करें। तो बोले हड्डी मिल नहीं रही, एक मरे हुए कुत्ते की हड्डी फंसा दी। अब उनकी टांग ठीक ठाक हो गई। 3 महीने बाद जब फोन लगाकर हालचाल पूछा, बोले भाई अब क्या हालचाल है तेरा, किस कंडीशन में है। तो वो व्यक्ति बोला, उनका जो पेशेंट था वो बोला, बोले डॉक्टर साहब अब मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी टांग ठीक है, ये ऊपर हो जाती है, ये नीची हो जाती है, पर जब बिजली का खंबा नजर आता है तो अपने आप ऊंची हो जाती है। वाह। स्थिति ये हो जाती है साहब। तो अपन मालवा के लोग हैं और मालवा की मस्ती में जीते हैं साहब। आपको क्या बताऊं मैं, हमारे प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, इन पे भी कुछ सुना दूं मैं। हाँ हाँ सुनो। ये सांवेर के एक स्कूल में अपना लेक्चर देने आए, बड़े व्याख्याता है। तो इन्होंने लेक्चर में कहा कि झूठ बोलने से 5 मिनट उम्र कम होती है और मुस्कुराने से 10 मिनट बढ़ती है। तो बच्चा साहब सांवेर का था, वो खड़ा होके बोला, बोले सर अब मुस्कुराते हुए झूठ बोलूंगा, मेरा कैलकुलेशन में तो 5 मिनट बढ़ेगी। ये सांवेर के लोग हैं, सांवेर की धरती है साहब। तो इस तरह से हमारे मधुर जी, थोड़ा सा मैं भी ध्यान अपनी और इनका करूंगा। इन्होंने एक भैंस का फोटो व्हाट्सएप किया, एक सत्य घटना। मेरे को, किसको, नागेंद्र गुर्जर को, है ना, भैंस का फोटो व्हाट्सएप किया और कहा मैंने उसका कविता में परिवर्तन किया। मैं पंकज भैया आपको घटना याद होगी, ये सत्य घटना पे कविता है। इन्होंने लिखा नीचे कि नागेंद्र ये भैंस बिकाऊ है और दूध अच्छा देती है, उत्पादन टिकाऊ है। मैंने कहा कि परंपरागत तरीके से प्राप्त करूंगा।
परंपरागत तरीके से प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं जिस कैटेगरी से निकल के आता हूं, परंपरागत तरीके से प्राप्त करूंगा। अपने बीच संधि कहां है, बस गुरुजी इतनी जानकारी दे दो कि भैंस बंदी कहां है। अच्छा, इधर पता नहीं है आप लोगों के बारे में। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बंदी है। तो ये विज्ञान की उन्नति है साहब। हमारी पल्लवी जी भी बैठी हुई है, मैं इन पे सुना रहा हूँ, दादा को प्रणाम करते हुए सुनाता हूँ। नागेंद्र भैया, विशेष रूप से नागेंद्र गुर्जर और हुकम सिंह गुर्जर, ये दो लोग हमारे बीच में मंच पर हैं। श्रद्धेय लाड़ सिंह गुर्जर जी की परंपरा के लोग हैं, उनकी समाज से आते हैं, उनके गौरव। हमारे इधर कुछ कंजर लोग भी हैं इनके गांव के आसपास, और वो भी इन्हीं में से ही है। तो आज की रात आप ऐसी कोई चिंता मत करना कि आपकी मोटरसाइकिल, स्टार्टर, मोटर, नली वली कहीं भी नहीं जाना है। दो ही गुर्जर मंच पे, ये भैंस उसी चक्कर में थी जो आप, मैंने इसीलिए कहा कि ये जानते नहीं है कि आप लोग किस जाति से आते हो, किस परंपरा से आते हो। इसलिए जोरदार ताली बजाकर एक बार नागेंद्र भैया का अभिनंदन करें और आप मन से सुने। आप मालवा की, हाँ सुनाओ सुनाओ। अब मैं एक वो कविता आज मैं लिस्ट में लेके नहीं आया था, लेकिन इस बात के बाद में मैं सुनाने वाला हूँ कि अपना मालवा का गांव अगर पाकिस्तान का पास में होता, एक कल्पना करो। हाँ, अपना मालवा का गांव अगर पाकिस्तान का पास में होता तो भारत की निगरानी करता, भले घास में सोता। हाँ, वाह, सब घास में सोने वाला है। अब जो दो लाइन आई रही कमाल की है कि जबरी करता या फोरी करता, पर पाकिस्तान में चोरी करता। हाँ। बढ़िया है। हम आधी रातें पाकिस्तान की भैंस और बकरी के नहीं देता। हाँ। ईमानदारी ईमानदारी है, में भी हम आधी रातें पाकिस्तान की भैंस और बकरी के नहीं देता। ईमानदारी यह है 50,000 धरीन वापस फेर ही देता। ईमानदारी है नहीं, 50,000 धरी वापस फेर ही देता। जो काम नहीं करियो वो कर देता। और पाकिस्तान वाला उनका पाइप पटेलवा का बाड़िया में धर देता, पटेलवा सब निपटी लेगा। खैर ये छोरा छोरियों भी कम नहीं है, ये पाकिस्तान का सगड़ा बल्ब एड़ लेता, वहां खाली ओल्डर रहता। और माता बहनों सोची रही कि हमारे पे तो कहीं कीन नहीं रही हो दादो। तो मैं दो लाइन इनके भी समर्पित करूं मालवा की माता बहनों के, कि अपनी माता बहनों भी कम नहीं है। ये पाकिस्तान का हेडपंप को पानी भर लेती और कंडा थेपी थेपिन कराची तक कब्जो कर लेती। नशान लीदी ना तो मारी है। वाह, तो एक माता बहनों कम है अपनी। अब दो सार्थक पंक्ति जिसके लिए पूरी कविता में मैंने हास्य व्यंग से हंसाया, अब सार्थकता की ओर बढ़ते हैं कि खैर छोड़ो या तो कविता की मौज है, अरे सबसे बड़ी अपनी फौज है, सबसे बड़ी अपनी फौज है। फौज वहां तैनात है तो अपन यहाँ आनंद ले रहा साहब, क्योंकि हम मालवा के लोग हैं। हम मालवा के लोग साहब मस्ती में जीते हैं, ना टेंशन लेते हैं ना टेंशन देते हैं। और रायता अच्छा बना है तो डिस्पोजल भी भर लेते हैं। यह सब ताली बजाने वालों ने यह क्रियाक्रम किया होगा। मतलब रायता अच्छा बना हो तो डिस्पोजल भर लेते हैं, और पानी का क्या टेंशन लेना, पानी तो टैंकर में ओक दे के पी लेते हैं। तो अपन मालवा के लोग हैं। अब क्या हुआ कि मालवा का व्यक्ति किसी केस में उलझ गया साहब, तो उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो पुलिस वाला उससे कहे कि अपने स्वभाव को नरम कर, अगर जमानत करानी है तो जेब गरम कर। अब मालवा का आदमी था, घर में से अंगारो लीन आई गयो। बोले हेड साहब पेंट की करूं क्या बूसट की करूं? वाह वाह वाह, तो आनंददायक घटना और है दादा। हाँ, एक मालवा की माँ साहब बस में यात्रा करी रही, तो उनको छोरो घणो रोए। तो माँ साहब मालवा की भी ड्राइवर गणे चली गई। बोले ड्राइवर साहब मारो छोरो घणो रोई रियो है, यो बिल्कुल भी नहीं सोई रियो है। तो ड्राइवर के माँ साहब हूँ कहीं करूं, कहीं इका माथे मरूं। बोले एना रोता होया कि हंसई दो थोड़ो बस को पोंपो बजाई दो। ये मालवा की मस्ती है अपनी। ये तो अपन मालवा के लोग है साहब। ये मैडम जी मेरे गांव आई बोरखेड़ी साहब, करेड़ी माता जी के पास में। तो अपनी भैंस जब जुगाली करती है तो झाग आते हैं, कोई भी पशु जुगाली करता है
तो मुंह में झाग आते हैं साहब। अब मेरी भैंस जुगाली कर रही थी तो भैंस के मुंह में झाग, सवेरे सवेरे की बात थी, हम चाय पी रहे थे तो मैडम जी बोले नागेंद्र भाई आपकी भैंस के मुंह में झाग, आपकी भैंस तो मर रही है। मैंने कहा मैडम मेरी भैंस नहीं मर रही है, ये तो सवेरे सवेरे ब्रश कर रही है। ये स्थिति है कि तुम पायल हो तो मैं घुंघरू हूं। मुझे रेडियो समझ लो, इधर देख लो भले, है ना, स्क्रीन की तरफ देखो तो, कि तुम पायल हो तो मैं घुंघरू हूं, तुम ढोलक हो तो मैं डमरू हूं, और मत इतराओ अपने रूप पर, अगर तुम जुगनी हो तो मैं भी जुगनू हूं। तो ये साहब ये बात होती है। आदरणीय दादा बैठे हुए हैं तो अपनी माड़वा की साहब मस्ती कुछ ऐसी थी, दो माड़वा की माँ साहब उन आपस में बात करी रही, मैं सुनी रही वही कहीं कही रही कि सुनी बहन उगता सूरज था वी कैसे ढलेगा, सुनी वो दरी, उगता सूरज था वी कैसे ढलेगा, तने सुनी अपना गांव का पटेल बा कोमा में चली गया। तो वो दूसरी कहीं के बोले हाँ वो भाई अपना से साइकिल नहीं आई, वही जहाज लाई सकता है, पैसा वाला है कहीं भी जा सकता है। तो ये स्थिति होती है साहब। फेसबुक पर एक हैशटैग चला था 3 साल पहले, कपल चैलेंज, बस उसको ध्यान में रखना। पति पत्नी अपनी फोटो डाल रहे थे, गुरु भैया, हाँ गुरु भैया, एक हास्य व्यंग की कविता, हाँ, कि कपल चैलेंज में मिली ये जानकारी है, जॉनी लीवर के साथ जूही चावला सी नारी है, और कई ऋतिक रोशन जैसे एंडसम भारती जैसी मोटी के साथ झूम रहे हैं, और वो गधे सौभाग्यशाली है जो घोड़ी के साथ घूम रहे हैं। वाह वाह वाह। तो ये स्थिति मालवा के लोग हैं अपन साहब। मालवा के किसी प्रांगण में एक नेताजी भाषण दे रहे जल संरक्षण पर, बोले जल बचाओ, पानी है तो कल है। इतने में एक सांवेर का आदमी खड़ा हुआ, बोले नेताजी विधायक बचाओ, विधायक है तो दल है, विधायक नहीं रहेंगे तो दल कहां रहेगा। तब राजनीति पर एक व्यंग लिखा मैंने, पढ़ता हूं आपके मध्य। एग्जिट पोल आप भी देखते होंगे टीवी पर, मैंने उसमें लिखा कि एग्जिट पोल वालों ये जरूरी नहीं कि आपका अनुमान ठीक निकले, एग्जिट पोल वालों ये जरूरी नहीं कि आपका अनुमान ठीक निकले, जिनके पूर्वज पचाकर बैठे हैं घोटाले, ये जरूरी नहीं कि उनकी खानदान ठीक निकले। ये राजनीति है, यहां कब किसकी किस्मत जाग जाती है, और कभी कभी तो सजी सजाई दुल्हन मंडप से भाग जाती है। वाह। हाँ भोपाल में वो, आप जयपुर में भी होने वाला है, भगाएंगे। तो साहब एक व्यंग और लीजिए। दबंग दुनिया अखबार में एक खबर, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जख्मी स्वर्गीय दादा के साथ यात्रा कर रहा था, बस में एक अखबार दिया दबंग दुनिया, उस पर एक खबर लिखी। हाँ उनका नाम लो कि जो दुनिया में नहीं है, कोई पूछने भी नहीं जा सके। बेटा उनकी आंख ऊपर से भी देखती है आलू के पराठे के साथ। जख्मी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हालांकि 3-4 कार्यक्रम हुए थे उनके साथ। तो खबर छपी थी साहब कि एक नेताजी की पत्नी ने वातानुकूलित डिब्बे में से जो चादर दी गई थी रेलवे द्वारा वो चुरा ली और बैग में भर ली। तब मैंने एक कविता लिखी कि एक नेताजी की पत्नी जब ट्रेन से उतरने लगी तो सीट पे धरी सरकारी चादर बैग में भरने लगी। इतने में टीटी आया और चिल्लाया कि हमने कितना किया आदर, आप हो कि ले जा रही हो हमारी चादर। दादा को मजा आ गया यार। आप हो कि ले जा रही हो हमारी चादर। यह सुनते ही नेताजी आ टपके, बोले ए टीटी पार्टी का दिग्गज हूं मैं और ये है मेरी श्रीमती। अरे चादर चुरा ली तो क्या हुआ, सरकार ने लिखा कि भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति। तो ये स्थिति है साहब, अपनी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को समझते हैं। तो मैं बस 3 मिनट का समय आपके मध्य और लूंगा। मैंने कहा था कि मैं हास्य से आरंभ करूंगा और हरि तक ले जाऊंगा आपको। भैया ने पुस्तक, भाई शुभम ने सब में राम लिखी, भगवान राम का चित्रण उस पुस्तक में किया।
तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि राम क्या है। बहुत सारे कवियों ने राम पर लिखा, तुलसीदास जी ने विशेषकर राम पर लिखा, जिसका अनुसरण हम आज सब कर रहे हैं कि मरुस्थल में पुष्प सा लालित्य। 4 पंक्ति मेरी अंतिम, कि मरुस्थल में पुष्प सा लालित्य, विमुख पर उदारता का उपकार लिख दिया। मरुस्थल में आप एक पुष्प की कल्पना कीजिए कि वहां पे गुलाब खिल गया। इस तरह से मानस हमारे बीच खिली है कि मरुस्थल में पुष्प सा लालित्य, विमुख पर उदारता का। रावण विमुख था लेकिन उसका भी उपकार कर दिया, वो भी स्वर्ग को गया कि विमुख पर उदारता का उपकार लिख दिया। पूरा काव्य पाठ आपने आनंद और मस्ती से सुना, सार्थक पंक्तियां ले जाइए कि विमुख पर उदारता का उपकार लिख दिया, शब्द शिल्प काव्य कृति से शोभित, मानस में मोक्ष का सार लिख दिया। आदरणीय दादा बैठे हैं, सन 2013 में नागेंद्र कर बेट मंच पर मुझे मंच पर बिठाया और इनके सानिध्य में मैंने अपना पहला कवि सम्मेलन किया और आज इनके सानिध्य मुझे पुनः प्राप्त हो रहा है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। मेरा भाई गौरव साक्षी विराजित है कि मरुस्थल में पुष्प सा लालित्य, विमुख पर उदारता का उपकार लिख दिया, शब्द शिल्प काव्य कृति से शोभित, मानस में मोक्ष का सार लिख दिया। ना भावपूर्ण ना कृपा के पात्र, ना भावपूर्ण ना कृपा के पात्र, बताओ तुलसी हम क्या लिखें। अरे नख से लेकर शिखा तक राम रूप का अद्भुत श्रृंगार लिख दिया। वाह वाह वाह। राम क्या है साहब, आपके हृदय में अगर राम की जागृति हुई तो 4 पंक्ति और संभाले कि जीवन में हुई क्षति की पूर्ति है राम। साधना वालों ने जब कहा कि आप लॉकडाउन में है तो कुछ ऐसी सार्थक पंक्तियां दीजिए, तो ये 4 पंक्ति साधना चैनल पर प्रसारित हुई थी कि जीवन में हुई क्षति की पूर्ति है राम, धर्म का दर्पण मर्यादा की मूर्ति है राम, संबंधों के सांचे में कैसे ढलना कोई सीखे राम से, अरे संस्कारों से भरी अद्भुत संस्कृति है राम। जैसे